नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। इस बुलेटिन में नजर डालेंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। नजर होगी प्रधानमंत्री के यूएई दौरे पर। प्रधानमंत्री COP28 में लेंगे हिस्सा। बात होगी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों की तैयारियों पर। साथ ही नजर होगी अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत पर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुबई में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में संबोधन आज। वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के तरीकों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा, COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में लाएगा नई गति। यूएई और भारत हरित और अधिक समृद्ध भविष्य को आकार देने में है भागीदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया राष्ट्रपति का निशान। प्लैटिनम जुबली वर्ष में राष्ट्रपति ने प्रदान किया निशान। सीमा सुरक्षा बल BSF का 59वां स्थापना दिवस आज। हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थापना दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम बढ़ाने पर वार्ताकारों के बीच बातचीत जारी। कल हमास ने 8 और इजरायली बंधक रिहा किए। इजरायल ने 30 फिलिस्तीनी छोड़े। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच रायपुर में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी COP28 की शीर्ष स्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े 3 अलग अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। दुबई में COP28 की शीर्ष स्तरीय बैठक के अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक राशि जुटाने, पर्यावरण अनुकूल काम करने के लिए फंड उपलब्ध कराने और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए गठित देशों की अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार इस महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मेलन से इतर 8 वैश्विक नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दुबई जाने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विकासशील देशों को पर्यावरण सुरक्षा करने और तकनीक हस्तांतरण के लिए पूरा सहयोग देने का पक्षधर है। इसके पहले वर्ष 2015 में उन्होंने पेरिस में और वर्ष 2021 में ग्लासगो में हिस्सा लिया था। उक्त दोनों बैठकों में मोदी ने भारत की तरफ से बहुत ही उपयोगी प्रस्ताव रखे थे। ग्लासगो में पीएम मोदी ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इतिहाद के साथ एक साक्षात्कार में कहा, भारत आशावादी है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्ध को आकार देने में भागीदार है। हम जलवायु कार्रवाई पर प्रभावित वैश्विक चर्चा के लिए संयुक्त प्रयासों में अडिग हैं। मेरा मानना है कि जलवायु कार्रवाई समानता, जलवायु न्याय, साझा दायित्वों और साझा क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके हम एक स्थायी भविष्य की ओर एक रास्ता बना सकते हैं जो किसी को भी पीछे ना छोड़े। हम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं से समझौता ना किया जाए। मुझे खुशी है कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहलू को उचित रूप से संबोधित किया गया, जिसमें वैश्विक स्तर पर सभी स्रोतों से निवेश और जलवायु वित्त को अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता की मान्यता भी शामिल है। जलवायु वित्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जानना आवश्यक है कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है,
फिर भी विकासशील देश इस समस्या का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं, लेकिन वो आवश्यक वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बिना योगदान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपेक्षित जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की पुरजोर वकालत की है। दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन के पहले दिन औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है। इसके तुरंत बाद ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोष के लिए $475 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई है। यूरोपीय संघ ने इस कोष में करीब $275 मिलियन, मेजबान यूएई ने $100 मिलियन देने की घोषणा की। यूरोपीय संघ के $275 मिलियन की घोषणा में जर्मनी के $100 मिलियन का योगदान भी शामिल है। वहीं अमेरिका के जलवायु दूत जॉन कैरी ने भी इस कोष में $17.5 मिलियन देने की घोषणा की है। वहीं जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की, तो भारत ने पहले दिन लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP28 वार्षिक जलवायु वार्ता के पहले दिन हुआ नुकसान और क्षति कोष समझौता अगले 12 दिनों में महत्वाकांक्षी निर्णयों के लिए मंच तैयार करेगा। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने कहा है कि शर्म अल शेख में जो वादा किया गया था उसे दुबई में पहले ही पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिस गति से दुनिया भर के देश इस कोष को लागू करने के लिए 1 साल के भीतर एक साथ आए हैं, वह अभूतपूर्व है। डॉक्टर जाबेर ने साथ ही कहा कि यह कोष उन अरबों लोगों को मदद पहुंचाएगा जिन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का असर पड़ रहा है। जर्मनी के विशेष जलवायु दूत जेनिफर मॉर्गन ने कहा है कि नुकसान और क्षति कोष पर सहमति बनने के बाद हम ग्लोबल स्टॉकटेक और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के मुद्दों पर ध्यान दे सकेंगे। जर्मनी ने नुकसान और क्षति कोष में $100 मिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। आइए अब अन्य प्रमुख खबरों का रुख करते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने वीरता और साहस का अदम्य उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महाराष्ट्र दौरा, जहां वो परेड की सलामी लेते हुए डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातक को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। एएफएमसी के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। न्यूज़ 10 में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर हमारी जारी रहेगी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट।
अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। न्यूज 10 में ब्रेक में के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज केरल के एक दिवसीय दौरे पर हैं। राज्य के दौरे के दौरान जगदीप धनखड़ तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन आज से 5 दिसंबर तक होना है। यह महोत्सव मौजूदा दौर की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की व्यापक क्षमता पर केंद्रित है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 59वें बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वे सीमा सुरक्षा बल को संबोधित भी करेंगे। लगभग 2.5 लाख कर्मियों की ताकत के साथ बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग पहुंचे बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने मेरू ट्रेनिंग सेंटर में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ये बेहद गर्व की बात है कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसके पहले सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस दिल्ली में मनाता रहा है। बीते 2 सालों से जहां बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है वहां भी मनाया गया है। 2021 में जैसलमेर, 2022 में अमृतसर और अब हजारीबाग में ये आयोजन होने जा रहा है। आइए बढ़ते हैं। हमारा जो रेजिंग डे जो उसको स्थापना दिवस हम करते हैं उसमें मुख्यतः परेड होती है। तो परेड के पहले ये हमने शहीद स्मारक बनाया है। जो हमारे शहीद हुए हैं बल के लोग, उनको इज्जत देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्थल बनाया जाता है। तो वो बनाया हुआ है। उसमें कल पहले मंत्री जी जाके श्रद्धांजलि देंगे एक रीत रखकर, सलूट करके, और उसके पश्चात वो परेड ग्राउंड पे आएंगे जहां परेड होगी। और परेड के पश्चात दिल्ली हाईकोर्ट समान नागरिकता संहिता की मांग करने वाली याचिका के मामले में आज सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 21 नवंबर को उन याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है जिनमें समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पहले ही फैसला कर लिया होता तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा था कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल कानूनों के लिए ये दायर की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों में भी अश्वनी उपाध्याय शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग जब भी विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश देगा, उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में इसे कराने के लिए तैयार है। चुनावों के बारे में गलत सूचना फैलाने को लेकर कुछ खास राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए सिन्हा ने कहा कि वे सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही जम्मू कश्मीर छोड़ेंगे। मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक कार्यक्रम में कहा कि निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर से इंतजाम के बारे में जो भी जानकारी मांगी थी वह उसे सौंप दी गई है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अरिहाल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। कल शाम पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम ने एक बहुत ही विशिष्ट इनपुट पर अरिहाल में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। संयुक्त टीम संदिग्ध क्षेत्र की ओर जैसे ही पहुंची, वैसे ही छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त दल पर गोलीबारी की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। न्यूज 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और खबर है ब्रिटेन स्थित भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग की, जहां लंदन में इंडो पैसिफिक सम्मेलन की सह मेजबानी की गई है। सम्मेलन में क्षेत्रीय मजबूती पर चर्चा की गई। ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त स्टीफन स्मिथ ने कहा है कि इंडो पैसिफिक के अंदर और बाहर दोनों जगह रणनीतिक माहौल को आकार देने का काम जारी है। ब्रिटिश में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरीस्वामी ने कहा है कि स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की स्थायी प्रतिबद्धता है, जो हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की ताकत में परिलक्षित है। इस अनूठे सहयोग ने क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने और रणनीतिक स्थिरता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्रिटेन को एक मंच पर लाया गया है। इसके तहत प्रमुख विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। और अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। केंद्रीय ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव असावटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों को संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की लोगों को जानकारी दी। पलवल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य को लेकर यह यात्रा शुरू की गई है, जो देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान उपस्थित नागरिकों को वर्ष 2047 तक देश को विकसित व आत्मनिर्भर बनने के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। 2047 में जो मोदी सरकार का संकल्प है कि हमने भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना है, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, तो उसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बगैर उनके सहयोग के ये देश विकसित नहीं हो सकता। यात्रा में स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और बीमारियों से संबंधित दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। पीआईबी के अपर महानिदेशक श्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया है कि किसान ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। किसान ड्रोन के माध्यम से फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सरकार की स्कीमों को लेकर स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। यहाँ पर ड्रोन के जरिए दिखाया गया लोगों को कि कैसे आने वाले समय में ड्रोन टेक्निक का फ़ायदा उठाकर हम हमारे जो किसान हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इरिगेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं, बेटर यील्डिंग क्रॉप्स वैरायटी को बो सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग बेनिफिशियरी स्कीम्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं आसपास के इलाके से, और उन लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो उन बेनिफिशियरी कैंप्स का फ़ायदा उठाएं, चाहे वो आधार कार्ड के अपडेशन की बात है, चाहे वो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कोई सर्विसेज है, या उनका जैसे फैमिली आईडी है उसमें कोई त्रुटि है, उसमें कोई ठीक कराना है, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चूल्हा भेंट किया गया और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। गुरुग्राम के सेक्टर 29 से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 से शुरू हुई यात्रा गुरुग्राम के तमाम नगर निगम के सभी 35 वार्ड में जाएगी। यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 9 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं उन जन कल्याण योजनाओं के साथ साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, इसलिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। सरकार की तरफ से कई ऐसी बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे विकास को गति मिली है। आज़ादी के बाद भारत ने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आज भारत एक ऐसा सक्षम देश बन चुका है जो न केवल तकनीकी तौर पर मजबूत हुआ है, बल्कि विश्व के कई देशों को भारत आज बड़े स्तर पर सहायता भी दे चुका है और दे भी रहा है। एक संकल्प यात्रा जो आज से 15 दिन पहले झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी, मेरे को गुड़गांव सौंपा गया है। चीफ मिनिस्टर साहब फरीदाबाद के अंदर हैं और अनेक मंत्री अपने अपने हलकों के अंदर, अपने अपने जिलों के अंदर हैं। तो ये कोई महीना भर तकरीबन चलेगी। सरकार की तरफ से 3000 गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जो पिछले 9 साल भारत सरकार के शासन के हुए हैं उसके लिए गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और कहां तक उनका फ़ायदा लोगों तक पहुंचा है, उसके बारे में दिन के अंदर 2 प्रोग्राम हर गाड़ी करेगी। शहर के अंदर भी करेगी, वार्ड्स के अंदर, देहात में भी करेगी, 2 गांव के अंदर, एक सुबह गांव करेगी, एक शाम को गांव करेगी। और ये 26 जनवरी तक मेरे ख्याल से इसकी मियाद है। 26 जनवरी तक सारे लोगों को भारत सरकार के 9 साल के प्रयत्नों को प्रदर्शित करने के लिए और लोगों से ये जानने के लिए कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, कहाँ तक खामियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए आगे के लिए योजना बनाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव रत्ताखेड़ा से शुभारंभ हुआ। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने किया इस यात्रा का उद्घाटन। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए तेज गति से कार्य कर रही है एवं पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। लोगों ने कहा कि यात्रा उनके लिए वरदान बनकर आई है। इस यात्रा के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, वो हर आदमी तक अंतिम छोर पे बैठे हमारे परिवार तक पहुंचे, ये हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना। उसी कड़ी में जो लाभ लोगों तक पहुंचने चाहिए, जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी हो और अगर कहीं कोई त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको भी अधिकारियों के द्वारा उनको ठीक किया जाए और लोगों को उसका लाभ मिले। हम सबको मिलकर इसको सुनिश्चित करना। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत और खेल जगत की। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। हमास ने अपने कब्जे से 8 और इजरायली बंधकों को रिहा किया है। हमास और इजरायल के बीच अंतिम घड़ी में एक दिन का संघर्ष विराम बढ़ाने के लिए समझौते के तहत इन 8 बंधकों को छोड़ा गया है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन है। इजरायल ने कल 30 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया है। हमास द्वारा छोड़े गए बंधकों के बदले इजरायल लगातार कैदियों को छोड़ रहा है। करीब 140 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। अभी लागू समझौते के अनुसार हमास जितने बंधक रिहा करेगा, बदले में उसके 3 गुना कैदी इजरायल रिहा करेगा।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली नेताओं से मुलाकात करने के बाद कहा कि इजरायल गाजा में लंबे समय तक युद्ध विराम के लिए राजी होने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमास बंधकों को छोड़ना बंद करता है तो वह गाजा पर फिर से हमले शुरू कर देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने इजरायल के विपक्ष के नेता यायर लैपिड से भी मुलाकात की। गैलेंट से अपनी मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने यरूशलेम में बस स्टॉप पर हमास के बंदूकधारी के हमले की घटना की निंदा की, जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए। यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में कल रूसी मिसाइल हमलों से 2 लोगों की मौत सहित 10 लोग घायल हुए हैं और अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। वहीं यूक्रेन पुलिस और बचाव कर्मियों द्वारा लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर अधिकारियों के समर्थकों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। शीर्ष कोर्ट ने LGBTQ+ एक्टिविज्म को चरमपंथी करार देते हुए इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले की सुनवाई बंद दरवाजों के अंदर हुई। खबर मेक्सिको से है। मेक्सिको से काफी संख्या में अवैध रूप से प्रवासी अमेरिका में जा रहे हैं। दक्षिण मेक्सिको के तपचुला से कारवां में निकले प्रवासी अब वेराक्रूज पहुंच चुके हैं। ये प्रवासी अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। कारवां समन्वयकों के अनुसार इन प्रवासियों में विभिन्न देशों के 700 बच्चों सहित लगभग 2800 प्रवासियों के शामिल होने के अनुमान है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे T20 मैच में हराकर सीरीज में वापसी की थी। अगर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतता है तो वो सीरीज में 2-2 से बराबरी कर लेगा, लेकिन टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। आज विश्व एड्स दिवस है। HIV या एड्स एक ऐसा रोग है जिससे बचाव संभव है। HIV का संक्रमण कैसे फैलता है और HIV के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। HIV का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं, उसका वज़न कम होने लगता है और साथ में उसको बुखार रहने लगता है और कई बार पेशेंट को कफ होने लगता है, खांसी बलगम आने लगता है और तरह तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं या HIV के सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज़ को वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए, जो हर हॉस्पिटल में, हर नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। HIV विषाणु शरीर में प्रवेश कर CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि सही समय पर इलाज शुरू न किया जाए तो रोगी की स्थिति बिगड़ने लगती है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहिए, उसके लिए हमें कंडोम यूज़ करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, मदर से बच्चों में जो होती है बीमारी का ट्रांसफ़र, उसको हमने एंटीनेटल क्लिनिक में जाकर टेस्ट मदर को करवाना चाहिए कि HIV पॉजिटिव हैं तो उनको HIV की दवाएं शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, कुछ लोग जो IV ड्रग यूजर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द निड, वो दूसरों से निडल्स शेयर करते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है HIV इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र का। सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें भी चांसेस होता है HIV की बीमारी का। और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम आजकल, उसमें हम HIV की टेस्टिंग करते हैं। बचाव के लिए आवश्यक है कि HIV इन्फेक्शन के बारे में जानकारी हो, जोखिम भरे व्यवहार से बचाव किया जाए, सावधानी अपनाकर HIV के संक्रमण से बचा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।